अस्सलाम वालेकुम। ख़बर आई है कि काबीना में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और कई वज़ारतें जो हैं उनमें रद्दोबदल होने जा रहा है। सबसे बड़ी तब्दीली जो होने जा रही है वो है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। मोहसिन नकवी जो कि बड़े फेवरेट हैं मुक़्तदर हलकों के, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि वज़ीर दाखिला होते हुए वो ख़ारजा अमूर के ऐसे काम भी सरअंजाम दे रहे थे जो कि वज़ीर ख़ारजा भी कर सकते थे, लेकिन मोहसिन नकवी जो हैं उन पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और उन्हें हर काम के लिए आगे आगे किया जाता है। पीसीबी की चेयरमैनशिप भी उनके पास है और गो के कई लोगों की ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम अगर वो वज़ीर दाखिला हैं तो पीसीबी की चेयरमैनशिप जो है वो हमारे पास आ जाए, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई क्योंकि मोहसिन नकवी जो हैं वो ख़ुद भी पीसीबी की चेयरमैनशिप रखना चाहते हैं। अब जो ख़बर आ रही है वो ये है कि मोहसिन नकवी को वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान है और इसके साथ साथ पीसीबी की चेयरमैनशिप भी उनके पास ही रहेगी, यानी पीसीबी वो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और अब वो वज़ारत ख़ारजा के ओहदे पर काम करेंगे। अब सवाल ये है कि वज़ीर दाखिला फिर कौन होगा? अच्छा, वज़ारत दाखिला के लिए इस वक्त गौर किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ़ ख़बरें चल रही हैं। वज़ारत दाखिला के लिए गौर किया जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब के नाम पर और आज़म नज़ीर तारड़ के नाम पर। इसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना में भी तब्दीली होनी है। ज़ाहिर सी बात है इसहाक़ डार साहब इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, अगर उनकी वज़ारत मोहसिन नकवी साहब को दी जाएगी तो फिर उन्हें भी तो कहीं एडजस्ट किया जाएगा ना। तो इस हवाले से अब ख़बरें ये आ रही हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब को दिए जाने का इम्कान है और वो डेप्यूटी वज़ीर आज़म भी रहेंगे। तो अब मैं सोच रही थी कि औरंगज़ेब साहब का काम क्या सिर्फ बजट तक ही था? क्या वो बजट तक ही उनको बस वज़ारत ख़ज़ाना देनी थी? और अब चूँकि बजट पेश हो चुका है तो इसलिए अब सोचा जा रहा है कि चलें अब वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो इसहाक़ डार साहब को दे देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ारत दिफ़ा में भी तब्दीली का इम्कान है और साथ साथ वज़ारत बहरी उमूर में भी। पहले आ जाते हैं वज़ारत दिफ़ा वाले मामले पे। अच्छा, वज़ारत दिफ़ा आपको पता है ख्वाजा आसिफ़ साहब के पास है और ख्वाजा आसिफ़ जो हैं वो कहते हैं ना नादान दोस्त, वो कुछ ऐसे नादान दोस्त हैं कि या तो फिर वो जानबूझ के बोलते हैं या फिर वो अपनी नादानी में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि शायद वो मुक़्तदर हलकों को बुरी लग जाती हैं। एक तो आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले ख्वाजा आसिफ़ साहब ने कहा कि जी हाँ ये हाइब्रिड निज़ाम है। हाँ, इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, और मतलब उन्होंने बहुत खुला के ये बात कर दी और ये बात बुरी भी लगी और इस बात पर थोड़ा बुरा मनाया गया और गुस्से का इजहार भी किया गया, लेकिन बहरहाल उस वक्त ख्वाजा आसिफ़ साहब को कुछ नहीं कहा गया। फिर ख्वाजा आसिफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जो कई हलकों में बुरी लग भी जाती है, बुरी समझी भी जाती है कि इनको अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं है। अब कल उन्होंने असम्बली में जो खड़े होके कह दिया असद कैसर साहब के हवाले से कि असद कैसर के घर में हम ISI की मौजूदगी में कानून साजी किया करते थे। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि कानून साजी में हमारी जो फोर्सेस हैं या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका भी रोल होता है। अब ये बात डेफिनेटली जब वो कर रहे हैं तो उन्हें तो बुरा लगेगा, जो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने बात इस तरह से की, फिर आज असद कैसर साहब ने उन्हें जवाब दिया और फिर ख्वाजा आसिफ़ कह रहे थे कि अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए बता रहा हूँ कि हम ISI की मौजूदगी में असद कैसर के घर में हम ISI की मौजूदगी में कानून साजी करते थे, कानूनी निकात पर बात होती थी। तो आज असद कैसर साहब ने उसका जवाब दिया है। असद कैसर साहब ने ये कहा है कि भाई ISI अफसरान जो हैं वो FATF बिल्स के मामले पर इनपुट अपनी दे रहे थे, इसलिए वहाँ पर वो मौजूद होते थे। और फिर असद कैसर साहब ने ये भी वाज़ेह किया कि वो मेरा घर नहीं था,
जहाँ पे ISI अफसरान आते थे, वो एक स्पीकर कौमी असम्बली का घर था और वो वहाँ पर FATF बिल्स पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान उन्होंने ये भी वाज़े किया असद कैसर साहब ने कि FATF बिल्स के मामले पर मैं हुकूमत और अपोजिशन यानी उस वक्त की अपोजिशन नून लीग के दरमियान सहूलतकारी कर रहा था और FATF बिल्स के मामले पर ISI अफसरान वहाँ पर अपनी इनपुट देने के लिए मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि हम उनकी मौजूदगी में कोई कानून साजी कर रहे थे। बहरहाल साथ ही उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को लताड़ भी दिया। बात किसी और तरफ चली गई, मैं वापस आती हूँ काबीना में रद्दोबदल वाले मामले पर, लेकिन ये बात करना ज़रा ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहता हूँ, फिर असद कैसर साहब ने भी उन्हें खूब लताड़ा और असद कैसर साहब ने कहा कि जी अगर आप अपने ज़मीर का इतना ही बोझ हल्का करना चाहते हैं तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, क्या वो आपके ज़मीर पे बोझ नहीं है? सियालकोट से जिस तरह से आप फॉर्म 47 पर जीते हैं, जिस तरह से आपने रेहाना डार साहिबा की सीट गसब की है, क्या वो आपके ज़मीर पर बोझ नहीं है? अगर इतना ही आपके ज़मीर पर बोझ है तो आप इस सीट से इस्तीफ़ा दें और दोबारा ज़रा आके लड़ें, रेहाना डार साहिबा से मुकाबला करें, फिर पता चल जाएगा। बहरहाल इस तरह का जवाब दिया है असद कैसर साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को भी। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब की भी वज़ारत जो है उसमें भी तब्दीली का इम्कान है। अभी तक ये नहीं मालूमात आ सकें कि क्या ख्वाजा आसिफ को कोई और वज़ारत मिलेगी और वज़ीर दिफ़ा जो है वो किसे बनाया जाएगा, इसके बारे में अभी तक कुछ मालूमात हासिल नहीं हो सकी है। फिर एक और वज़ारत है, वज़ारत बहरी उमूर। अगर आपको याद हो तो पिछले एक दो दिन पहले या शायद परसों के दिन में, हाँ परसों रात को हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल बाबडा ने ये इंकशाफ किया था कि एक वज़ीर बहरी उमूर जो है वो 60 अरब की करप्शन में मुलव्विस था और फिर उसके जो सबूत हैं वो सामने आ गए और सारे जो कागज़ात हैं, सारे जो उस हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ी सबूत जो हैं वो इस वक्त इकट्ठे कर लिए गए हैं और उसकी करप्शन का भांडा जो है वो फूट गया है। तो यानी अब वज़ारत बहरी उमूर में भी तब्दीली होने जा रही है। अब वज़ारत बहरी उमूर किससे मिलती है और जो वज़ारत बहरी उमूर पर अब बराजमान हैं उन्हें कहाँ जगह मिलती है या उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती, इसके बारे में तो बाद में ही मालूम हो सकेगा जब ये मामला खुलकर सामने आएगा। अच्छा, अभी तक ये नहीं मालूम हो सका है कि और कौन कौन सी वज़ारतें हैं जिनमें तब्दीली का इम्कान है। मेनली इस वक्त जो बात हो रही है वो है वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत बहरी उमूर। ये 4-5 वज़ारतें हैं जिनके बारे में इस वक्त ख़बरें चल रही हैं कि इनमें तब्दीली का इम्कान है और मेनली जो है वो मोहसिन नकवी साहब की वज़ारत है। अच्छा, इसमें जो अब कुछ चीज़ें, कुछ बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि नाक़दीन, वो लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदिर हलकों के नाक़दीन हैं, वो किसी सूरत काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। कई ऐसे वज़रा हैं, कई ऐसे मुशीर भी हैं इस हुकूमत के जो गैर रस्मी गुफ्तगू में, निजी महफ़िलों में और व्हाट्सएप्स पर, अपनी ज़ाती गुफ्तगू में वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं इस निज़ाम पर और बुरा समझते हैं, गो कि ख़ुद भी इस निज़ाम का हिस्सा हैं। तो उन लोगों की अब जो ख़बर आ रही है, उन लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत का, उन लोगों की गैर रस्मी गुफ्तगू का रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मेरे ख़्याल से सियासतदानों को ये बातें पहले से मालूम है कि हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। आप कहीं गैर रस्मी गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं तो हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है और जो मामलात PTI के साथ पेश आए हैं, अगर PTI की कोई गलती माफ़ नहीं की जा रही तो फिर तैयार रहें इस हुकूमत में रहने वाले लोग भी कि अगर आप
इस सिस्टम पर तनकीद करेंगे, अगर आप इस सिस्टम के नाक़िद होंगे तो क्या ये सिस्टम आपको बर्दाश्त करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो इन एस्टैब्लिशमेंट और मुक़्तदर हलकों पर तनकीद करेगा या उनका नाक़िद होगा, उसके लिए काबीना में कोई जगह नहीं होगी। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अभी शायद एक आधे दिन में मज़ीद इस बारे में क्लैरिटी आ जाए कि आगे क्या प्लान है, क्या करने का इरादा है, मोहसिन नकवी साहब को वज़ारत ख़ारजा देने के क्या मकासद हैं। बाकी वज़रा के बारे में तो आई एम नॉट दैट कंसर्न्ड, या मेरे ख़्याल से आप लोगों को भी परवाह नहीं होगी कि किसको क्या वज़ारत मिलती है। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मोहसिन नकवी साहब को अगर वज़ारत ख़ारजा दी जा रही है तो आगे के लिए क्या सोचा जा रहा है, आगे क्या प्लान्स हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब वज़ारत ख़ारजा से फिर कहीं और ऊपर भी जा सकते हैं? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और यकीनन आने वाले दिनों में इसके बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम हुकूमत के जाने की बातें भी सुन रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी इस बारे में लिख रहे हैं। गो के सहाफ़ियों की बातों को बिल्कुल ही झुठला दिया गया है और कुछ आज एक दो सहाफ़ी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कोई हवा भी नहीं गुज़र सकती है, इस जो मौजूदा मुक़्तदर हलके हैं उनके दरमियान और शहबाज शरीफ के दरमियान बिल्कुल हवा भी गुज़र नहीं सकती है, इतनी मज़बूती से ये ताल्लुक़ कायम है। लेकिन बहरहाल चले, लेट्स सी, आगे कुछ दिनों में मालूम हो जाएगा कि क्या प्लान्स हैं, क्यों वज़ारतों में ये रद्द-बदल किया जा रहा है और मोहसिन नकवी साहब को क्यों वज़ीर ख़ज़ाना माफ़ कीजिएगा वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है। अच्छा जी, अगली ख़बर की तरफ आते हैं। मोमना इकबाल अदाकारा, अभी कुछ दिन पहले ही बड़ा एक मशहूर स्कैंडल सामने आया कि जी मोमना इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि साकिब चद्दर जो कि एमपीए हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने नून लीग के, उन्होंने उन्हें हरासा किया है, उन्हें और उनकी फ़ैमिली को धमकियां दी हैं, उन्हें नाज़ेबा वीडियोस भेजी हैं और इस पर पहले तो उन्होंने NCCIA में कंप्लेन की और उसके बाद फिर पैका के तहत साकिब चद्दर पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। दोनों तरफ से काफ़ी बयानात सामने आए, मीडिया पर सोशल मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया मोमना इकबाल का, क्योंकि वो ख़ातून है तो डेफिनेटली फिर लोग जो हैं वो ख़वातीन पर ज़्यादा उंगली उठाते हैं। अब जी एक मामला पेश ये आया कि नासिर मदनी साहब जो कि मज़हबी रहनुमा कहूँ उनको या क्या कहूँ, क्योंकि मतलब जिस तरह की कॉमेडी टाइप की चीज़ें उनके बिहाफ पर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, मज़हबी रहनुमा तो बड़े संजीदा होते हैं, बहरहाल हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। तो नासिर मदनी साहब ने बाकायदा एक जगह पर जैसे मिंबर पे बैठ के ख़िताब करते हैं, किसी एक जगह पर बैठकर बाकायदा कई लोगों के सामने मोमना इकबाल साहिबा के हवाले से काफ़ी ऐसी बातें की जो मेरे ख़्याल से उनको ज़ेब नहीं देता कि वो एक ख़ातून के हवाले से इस तरह की बात करें और इतने मजमे के सामने बात करें। गो के ये केस इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि किसी मज़हबी रहनुमा को ये ज़ेब नहीं देता कि वो मिंबर पर बैठकर लोगों के मजमे के सामने बैठकर एक ख़ातून पर अगर कोई तहमत या बहतान है उसके हवाले से उसे सच साबित करने की कोशिश करें और कहें कि हाँ इस ख़ातून ने ये कुछ किया, तो अब अगर इसके साथ ये हो रहा है तो अब ये क्यों आवाज़ उठा रही है। ये बातें उन्होंने गलत की और उस पर मोमना जो हैं उन्होंने कानूनी नोटिस तो भिजवा दिया नासिर मदनी साहब को। साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी अपनी पोस्ट की है और उसमें मोमना ने नासिर मदनी के बयानात पर बड़े शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और कहा, उन्होंने लिखा क्या ज़रा मैं आपको ये भी सुना दूँ। उन्होंने कहा कि नासिर मदनी साहब, आपने मिंबर पर बैठकर मुझ पर लगाई गई तहमत को हवा दी है। मैं दुनिया और आखिरत दोनों अदालतों में ये मुकदमा जीत जाऊंगी, लेकिन आप अल्लाह की अदालत में ये मुकदमा हार जाएंगे, क्योंकि इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है ये मैं जानती हूँ,
یا میرا رب جانتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے بہت کلیئرٹی سے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ مومنہ اقبال نے اپنی پوسٹ میں سورہ نور کی کچھ آیات کا حوالہ بھی دیا کہ کس طرح سے اگر کسی پر بہتان باندھا جاتا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہر بات کا حساب ہونا ہے, انصاف ضرور ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ ناصر مدنی صاحب کو قانونی نوٹس بھیج دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ جو آپ نے تہمتیں باندھی ہیں, جو آپ نے بہتان لگائے ہیں, انہیں واپس لیں, ان پر معافی مانگیں اور اس کے بعد پھر آگے بات چیت ہوگی. تو بہرحال اب لیٹ سی کہ ناصر مدنی صاحب اس قانونی نوٹس کا کیا جواب دیتے ہیں. لیکن مجھے ویسے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, کسی خاتون کا معاملہ ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر بھی کافی ہائی لائٹڈ ہے. سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں لوگوں نے کی. سوشل میڈیا ٹرائل بہت ہوا مومنہ اقبال کا, لیکن ممبر پر بیٹھے ایک شخص کو واقعی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے جس طرح کی زبان ناصر مدنی صاحب نے استعمال کی, یا وہ اس طرح کی بات کسی خاتون کے بارے میں کرے. ہاں جنرلی اگر وہ اس ٹاپک پر کوئی بات کرنا بھی چاہتے تھے تو وہ جنرلی کر سکتے ہیں, لیکن کسی خاتون کا نام لے کر اسے کہنا کہ نام تو مومنہ ہے مگر کام ایسے ہیں اور اس طرح کی باتیں, یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا ناصر مدنی صاحب کو. تو بہرحال اب لیٹس سی کہ ناصر مدنی صاحب اس قانونی نوٹس کا کیا جواب دیتے ہیں, معافی مانگتے ہیں یا واٹس ایور, اور اگر معافی نہیں مانگتے ہیں تو پھر مومنہ جو ہیں ان کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اب یہ جو پیکا والا معاملہ ہے نا, یہ اس میں بہت وسعت ہے. پہلے تو وہ ایک ڈیفیمیشن والا معاملہ ہوتا تھا نا, اب یہ ڈیفیمیشن والا معاملہ بھی پیکا کے تحت ہی آ چکا ہے. تو اب تو کسی نے آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا تو پھر مولا علی کا فرمان ہے کہ آپ کے الفاظ جب آپ کے منہ سے نکل گئے تو پھر آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں. تو بیسیکلی ناصر مدنی صاحب جو کہہ چکے ہیں, اب اس کا جو خمیازہ ہے وہ انہیں بھگتنا پڑ بھی سکتا ہے. اب یہ تو مومنہ اقبال پہ منحصر ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے لے کر چلتی ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے جی. آپ کی اس پر کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.